सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संसार भर में बहुत से अलग अलग घटनाक्रम अभी चल रहे हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कोई इवेंट अगर है तो इस वक्त ईरान, यूएसए और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है। ईरान में फिर से पावर शिफ्ट होने की बात चल रही है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, फिलहाल नहीं है, जो सुप्रीम लीडर थे, उन्हें उन्हीं की एक मीटिंग में इजराइल के द्वारा मार दिया गया। ये भी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा। अब इससे होगा क्या? ईरान में क्या चेंज आएगा? ये जियोपॉलिटिक्स को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा? और ईरान के इस चेंज का जो असर है वो हिंदुस्तान पर कैसा पड़ेगा? आज इस वीडियो को बनाने से पहले एक और न्यूज़ आई कि यूएसए ने, माफ कीजिएगा, इराक ने नहीं, यूएसए ने ईरान की एक वॉर शिप को टारपेडो से हिट किया। श्रीलंकन नेवी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि उन्होंने कुछ जवानों को बचाया, बाकी कुछ जवान जो हैं वो लापता हैं। तो ऐसी घटनाएं किस और संकेत कर रही हैं? ऐसी घटनाओं से विश्व की जो व्यवस्था है उस पर क्या असर होगा और भारत पे क्या असर होगा, इस मुद्दे पर बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा गहराई में तो नहीं जाएंगे। बहुत से मुद्दे ऐसे भी होंगे जिनको हम केवल थोड़ी सी देर के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन मुद्दों पर सेपरेट से वीडियोस बनाए जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुद्दे को। ईरान पावर शिफ्ट, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। सबसे पहले शुरुआत इनसे करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर, सेकंड नंबर के सुप्रीम लीडर थे। इनसे पहले एक और सुप्रीम लीडर रहे और उनके बाद ये सुप्रीम लीडर बने। ये अपने ऑफिस में एक हाई लेवल की मीटिंग कर रहे थे। उसी समय इजरायली एयरफोर्स ने इनके ऑफिस पर मिसाइल दागी। मिसाइल भी कौन सी? जो बंकर तक को नष्ट कर देती है। अली खमेनी इनका नाम है। अब ये सुप्रीम लीडर कैसे बने, ये पूरा परिदृश्य क्या है, ईरान में पावर का स्ट्रक्चर क्या है, ईरान में जो राजशाही थी उसका अंत कैसे हुआ, इन मुद्दों पर बात करते हैं। देखिए, ईरान को समझने से पहले हमें मिडल ईस्ट को समझना पड़ेगा। हम बहुत बार ये नाम यूज में लेते हैं, मिडल ईस्ट। क्या है मिडल ईस्ट? और आज के दिन मिडल ईस्ट में इतनी अशांति क्यों है? आप अगर देखें, ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे कुवैत हो, चाहे सीरिया हो, इजिप्ट हो, मिडल ईस्ट में इतनी अशांति का कारण क्या है, ये मुद्दा भी समझना जरूरी है। तो इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि मिडल ईस्ट क्या है आखिर। देखिए, किसी जमाने में मिडल ईस्ट को सभ्यताओं की जननी कहा जाता था। आज यही मिडल ईस्ट वैश्विक महाशक्तियों का चेस बोर्ड बन चुका है। नाम है मिडल ईस्ट। अगर आप नक्शे को देखेंगे, वर्ल्ड मैप को देखेंगे, तो ये जो सर्किल में आपको नजर आ रहा है हिस्सा, जिसमें ईरान है, जिसमें इराक है, जिसमें टर्की है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, ओमान है, यमन है, इजिप्ट भी है, ये जो पूरा हिस्सा देखेंगे आप, इराक हो गया, यहां इजराइल हो गया, ये सीरिया हो गया, ये पूरा हिस्सा मिडल ईस्ट कहलाता है।
अभी मिडल ईस्ट कहलाता है तो किसी न किसी ने तो इसका नामकरण किया होगा, किसी ने तो नाम दिया होगा। तो चलिए इस पे भी बात करते हैं। मिडल ईस्ट नाम किसने दिया? तो एक अमेरिकी नौसैनिक है, एल्फ्रेड थायर महान। यूएसए के एक नेवल ऑफिसर ये हुए और इन्होंने अपनी एक राइटिंग महान ऑन नेवल वारफेयर, इसमें ये जो पूरा हिस्सा है, ये जितने भी देश अभी हमने नाम लिए, इन सभी को कलेक्टिवली मिडल ईस्ट कहा। तो हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट जो नाम है वो 1902 में पॉपुलर हुआ और एल्फ्रेड थायर महान से ये नाम पॉपुलर होता है। तो चलिए ये भी हमें समझ में आ गया कि ठीक है, मिडल ईस्ट किसे कहते हैं। मिडल ईस्ट ये जो नामकरण है ये किसने किया? अब चूंकि ईरान मिडल ईस्ट का एक बड़ा देश है और वर्तमान में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ईरान, यूएसए और इजराइल के बीच है। अब बाकी देश भी इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो रहे हैं। तो मिडल ईस्ट को थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। ये प्रॉब्लम क्यों है मिडल ईस्ट में? अशांति क्यों है मिडल ईस्ट में? इस अशांति की जड़ें ब्रिटेन और फ्रांस तक कैसे जाती हैं? इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। तो देखिए, अगर मैं मिडल ईस्ट की एथनिक ग्रुप्स की बात करूं, मेजर एथनिक ग्रुप्स ऑफ मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट में आज ये जो देश दिखते हैं ना, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, ये पहले ऐसे नहीं थे। इनका निर्माण ज्यादा पुराना नहीं है, लगभग 100 साल पुराना आप मान सकते हैं। इससे पहले यहां ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, जो वर्तमान में हम टर्की देश जिसे कहते हैं, हिंदी में कहो उस्मानिया सल्तनत और इंग्लिश में कहें तो ऑटोमन एम्पायर। तो ये पूरा एक रीजन होता था और इस पूरे मिडल ईस्ट के रीजन में मेजर एथनिक ग्रुप्स कौन से हैं, इस मुद्दे पर बात करते हैं। देखिएगा, वैसे तो बहुत से एथनिक ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं इस पूरे रीजन में, मेजर एथनिक ग्रुप्स ऑफ द मिडल ईस्ट, 5 नाम आपको देखने को मिलेंगे: अरब्स, पर्शियन, टर्क्स, कुर्द्स और ज्यूस। ये जो अरब्स हैं ये सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, गल्फ स्टेट्स यहां पे रहते हैं और इनकी मेजर लैंग्वेज है अरेबिक। पर्शियन की बात करें तो पर्शियंस ईरान में रहते हैं, चूंकि ईरान को पहले पर्शिया के नाम से ही जाना जाता था, तो वहां के जो एथनिक ग्रुप्स हैं उन्हें हम पर्शियन कहते हैं और ये पर्शियन लैंग्वेज यूज करते हैं। तुर्क्स की बात करें तो ये टर्की में बेसिकली पाए जाते हैं और तुर्किश लैंग्वेज है इनकी। और कुर्द्स की बात करें तो ये टर्की, इराक, ईरान, सीरिया यहां पर फैले हुए हैं। कुर्दिस्तान को लेकर बहुत बार मांग भी उठती है, आपने कभी न कभी न्यूज में ये चीजें सुनी होंगी, देखी होंगी। कुर्दिश भाषा, ज्यूस ये इजराइल में रहते हैं और हिब्रू इनकी भाषा है। तो ये बेसिकली मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं जो मिडल ईस्ट में हैं। इन एथनिक्स ग्रुप्स की वजह से भी मिडल ईस्ट जो है वो अशांत देखने को मिलता है। मिडल ईस्ट की अशांति के और बहुत से रीजंस हैं, वन बाय वन बात करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा रीजन पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है। मिडल ईस्ट नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का भंडार है यहाँ पे। तो जितनी भी सुपर पावर्स हैं उन सबको पता है, अगर वैश्विक शक्ति बने रहना है तो मिडल ईस्ट पे कंट्रोल चाहिए। मिडल ईस्ट पे कंट्रोल होगा तो आप वैश्विक इकोनॉमी को कंट्रोल कर पाओगे। तो ये जो भी सुपर पावर्स हैं ये नहीं देखते कि मिडल ईस्ट में शांति होनी चाहिए, इन्हें शांति से कोई लेना देना नहीं, कंट्रोल चाहिए बस इनको। तो ये कुछ हमने मेजर एथनिक ग्रुप्स देखे। इसके अलावा मिडल ईस्ट की एक और बड़ी प्रॉब्लम कह लीजिए या फिर एक और बड़ा रीजन कह लीजिए जिस वजह से मिडल ईस्ट में हमें अशांति देखने को मिलती है, वो है यहां सिया और सुन्नी का विवाद। इस्लाम धर्म
शिया और सुन्नी में बटा हुआ है। मिडिल ईस्ट में शिया और सुन्नी विवाद जो है वो भी एक बड़ा फैक्टर है अशांति का। शिया और सुन्नी क्या है, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिएगा, जो प्रॉफिट मोहम्मद हुए, अगर सुन्नी की बात करें तो सुन्नी जो एक सेक्ट है इस्लाम में, इनका मत ये है कि जो हमारा लीडर होगा वो इलेक्शन से चुना जाना चाहिए। हम ऐसा नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं, उनके बाद फिर उनकी फैमिली से कोई व्यक्ति हो, फिर उसके बाद उनकी फैमिली से कोई व्यक्ति हो, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लीडर चूजन बाय कम्युनिटी, अबू बकर इनके पहले खलीफा हुए और लगभग 85% के आसपास इनकी पॉपुलेशन है, जितने भी टोटल मुस्लिम्स हैं उनमें। दूसरी तरफ बात करें शिया की, तो शिया मानते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं इन्हीं की फैमिली से लीडर होना चाहिए। लीडरशिप फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद फैमिली। अली जो इनके सन इन लॉ हैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब के, तो इन्हीं की फैमिली से फिर क्या होना चाहिए, आगे जो नेतृत्व है वो होना चाहिए। और ये तकरीबन 10 से 15% हैं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की। अब जो मिडिल ईस्ट है वहां अगर आप देखें तो ये जो डार्क ग्रीन आपको नजर आ रहा है ये शिया बाहुल्य क्षेत्र है। शिया जो लाइट ग्रीन है वो सुन्नी आपको देखने को मिलेगा। अब ईरान की बात करें तो ईरान शिया बाहुल्य क्षेत्र है। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब जो है वो सुन्नी बाहुल्य क्षेत्र है। अब टकराव तो तय, तो ये एक बड़ा रीजन और है टकराव का। आगे बात करते हैं। इन सभी कारणों के अलावा एक और बड़ा कारण है कि इस पूरे भूभाग में अशांति है, और वो है ऑटोमन साम्राज्य का एक तरीके से जो कोलैप्स होना होता है वो। उस्मानिया साम्राज्य या फिर ऑटोमन जो एम्पायर है, द कोलैप्स ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। देखिएगा, अगर ओटोमन एम्पायर की मैं बात करूं तो ये जितना भी हिस्सा जो आपको रेड में दिखाई दे रहा है यहां पे, जिसमें आज का टर्की भी शामिल है, इराक भी शामिल है, ईरान का कुछ हिस्सा शामिल है, सऊदी अरब का कुछ हिस्सा शामिल है, इजिप्ट शामिल है, ये अफ्रीका का ऊपर का कुछ हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां तक कि यूरोप भी अगर आप देखें तो ये जो हिस्सा है ये उस्मानिया सल्तनत के अंडर आता था। लगभग 600 सालों तक ये एम्पायर रहा। बाद में ये एम्पायर कमजोर जब हुआ तो जो यूरोपियन पावर्स हैं, बेसिकली ब्रिटेन और फ्रांस, इन्हें मौका मिला मिडिल ईस्ट को बांटने का। इस प्लान को क्या कहते हैं इस पे भी बात करेंगे। देखिएगा, 600 साल पुराना एम्पायर जो है वो कोलैप्स हुआ। 1299 से लेकर 1918 तक जो कोलैप्स है वो 1918 के आसपास देखने को मिला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इतना पुराना एम्पायर जब कोलैप्स होता है तो जो बाकी शक्तियां हैं उनको मौका मिलता है। यहां पर जो पावर का वैक्यूम क्रिएट हुआ तो जो कॉलोनियल पावर्स हैं उन्हें मौका मिला, और कॉलोनियल पावर्स ने बड़ा ही एक अव्यवस्थित कार्य किया। ये जितनी भी कॉलोनियल पावर्स हैं, खासकर ब्रिटेन, आपने ध्यान दिया होगा कि जो भी कंट्री या जो भी रीजन जिसपे भी इन्होंने कभी न कभी शासन किया है, जिसको भी इन्होंने कभी न कभी अपनी कॉलोनी बनाई है, वहां पे डेवलपमेंट किया हो नहीं किया हो पता नहीं, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट जरूर खड़ा किया है। बात करते हैं मिडिल ईस्ट की आधुनिक राजनीति की शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई। 1918 में ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया।
यह साम्राज्य लगभग 600 वर्षों तक मिडिल ईस्ट पर शासन करता रहा, लेकिन जैसे यह साम्राज्य गिरा, ब्रिटेन और फ्रांस ने इसे पूरे क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया। दो कॉलोनियल पावर्स हुई मुख्य रूप से ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक गुप्त समझौता हुआ मिडिल ईस्ट को लेकर। समझौते का नाम क्या है? साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट। और ये हुआ कब? 1916 में हुआ। क्या है ये एग्रीमेंट? इस एग्रीमेंट में मिडिल ईस्ट को किस तरीके से बांटा गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिडिल ईस्ट पे इस तरीके से बॉर्डर लाइंस बनाई गई, ना तो किसी एथनिक ग्रुप को ध्यान में रखा गया, न लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखा गया। जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बॉर्डर के दोनों तरफ जो लोग थे वो कितने परेशान हुए, ये कोई कहने वाली बात नहीं। ठीक ऐसे ही मिडिल ईस्ट में अपनी मन मर्जी की बॉर्डर्स इन्होंने बनाई, और कौन सा एथनिक ग्रुप कहां किस देश में फिट हो रहा है इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। कुर्दिस्तान को लेकर आप लोग बहुत न्यूज सुनते होंगे, बलूचिस्तान को लेकर भी आपने खूब बातें सुनी होंगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी है, मतलब जो बलोच लोग हैं वो अफगानिस्तान में भी हैं, थोड़े ईरान में भी हैं। ये लोग एक जगह रहना चाहते हैं दरअसल। तो यही प्रॉब्लम यहां हुई। देखो, ये जो ब्लू से आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू वाला हिस्सा, ये फ्रेंच कंट्रोल में आया, जिसमें आज का इराक देखने को मिल सकता है, ईरान देखने को मिल सकता है आपको। ये जो रेड वाला हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, ये ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में था। अब इन्होंने बॉर्डर्स इस तरीके से बनाए कि जितने भी एथनिक ग्रुप्स थे वो सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए, क्योंकि अलग अलग देशों में चले गए। इस एग्रीमेंट में मिडिल ईस्ट की सीमाएं नक्शे पर सीधी रेखाएं खींचकर तय की। अगर आप इजिप्ट को देखें तो इजिप्ट की बाउंड्री तो ऐसी है, बिल्कुल सीधी, अपने हिसाब से रेखाएं खींची और बाउंड्रीज बनाई। अब परिणाम तो आना ही था इसका, समस्या तो होनी थी। एक एग्जाम्पल हमने लिया कुर्द लोगों का। जो कुर्द जो एथनिक एक ग्रुप है, उसको अगर देखें, अगर आप कुर्दों की स्टोरी सुने तो बड़ी अजीब सी कहानी है इनकी। कुर्द पॉपुलेशन देखो टर्की में भी आ गई। ये जो रेड आप देख रहे हैं ये सारे कुर्द लोग। कुछ हिस्सा सीरिया में गया, कुछ हिस्सा इराक में आया, कुछ हिस्सा ईरान में आया, और ये अभी स्ट्रगल करते रहते हैं कि कैसे करके हम अपना एक अलग देश बना लें, कुर्दिस्तान। तो ऐसी ऐसी समस्याएं ये कॉलोनियल पावर्स पैदा करके गई। इन्हें पता था आज ना तो कल हम तो जाएंगे, तो क्षेत्र को ऐसा बांट दो कि ये लोग कभी भी बदला ना ले पाए। आप देख रहे हैं अभी आपस में उलझे हुए सभी। तो ये हिस्सा, ये कुर्दिस्तान, कुर्द लोग डिमांड करते हैं। इन सीमाओं ने कई समस्याएं पैदा की। अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को एक ही देश में डाल दिया गया, कई ट्राइबल कम्युनिटीज को अलग कर दिया गया, शिया सुन्नी टेंशन बढ़ गए। आज मिडिल ईस्ट के कई संघर्षों की जड़ें इसी कॉलोनियल मैप मेकिंग में छिपी। तो जो ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी अपनी हिस्से लिए, वो एक बड़ा कारण है। कुर्द लोगों की बात करें तो कुर्द लोग अपने आप को एक अलग देश बनाना चाहते हैं। इनकी इच्छा है कि कुर्दिस्तान एक अलग देश हो। इसके लिए ये ईरान से भी संघर्ष करते हैं, इराक से भी संघर्ष करते हैं, टर्की में भी इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, सीरिया में भी चलता है। तो इस तरीके से जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं ये बड़े परेशान हैं मिडिल ईस्ट में, और अशांति का एक बड़ा कारण है। एक और सबसे बड़ा कारण मिडिल ईस्ट में अशांति का, वो है तेल। देखिएगा, अगर किसी क्षेत्र में तेल निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, तो इसे वरदान माना जाता है। लेकिन मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के लिए वरदान कम, अभिशाप ज्यादा हो गया। डिस्कवरी ऑफ ऑयल, जैसे ही तेल की खोज हुई, क्या यूएसए, क्या ब्रिटेन, ये जितनी भी वैश्विक महाशक्तियां थी, इनको एक बात अच्छे से समझ में आ गई।
जिसने मिडल ईस्ट को कंट्रोल कर लिया, आप मान के चलो पूरी दुनिया उसी के कंट्रोल में। और ईरान तो खासकर ऐसी लोकेशन पे है कि जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ ऑयल बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। 20वीं सदी की शुरुआत में मिडिल ईस्ट में मैसिव ऑयल रिजर्व्स खोजे गए। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी प्रोड्यूसर्स बन गए। अब चूंकि 20वीं सदी में धीरे धीरे जो कारखाने हैं वो बढ़ रहे थे, उद्योग बढ़ रहे थे, और उद्योगों के लिए हमें चाहिए पावर, चाहे वो गैस के रूप में हो, चाहे वो पेट्रोल के रूप में हो, डीजल के रूप में हो, किसी भी रूप में हमें चाहिए सर पावर। अब यही पावर आगे जाकर परेशानी बनती है। हुआ क्या, थोड़ा सा और सुनिएगा। अब ग्लोबल पावर्स को समझ आ गया था जो मिडिल ईस्ट के तेल को नियंत्रित करेगा वही वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, और यहीं से ऑयल जियोपॉलिटिक्स शुरू होती है। आपने अलग अलग जियोपॉलिटिक्स सुनी होंगी, अलग अलग फैक्टर सुने होंगे। ऑयल जियोपॉलिटिक्स यहां से शुरू होती है। अभी वर्तमान में खबरें ये भी आ रही हैं कि भारत के लिए बड़ी मुसीबत होने वाली है। अब देखते हैं क्या सच्चाई है, क्या चीजें हो सकती हैं, संभावित क्या हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। ये सब चीजें चल ही रही थी कि एक घटना और घटी जिसने पूरे मिडल ईस्ट को एक तरीके से जंग का मैदान बना दिया, और आज भी चल रहा है। आपकी भावनाएं किसके साथ जुड़ी हैं, अगर इससे इतर होके आप देखें तो बहुत सी चीजें आपको समझ में आएंगी। क्रिएशन ऑफ इजराइल, 1948 में इजराइल बनता है। अब इजराइल की बनने की क्या कहानी है, इजराइल का क्या इतिहास है, फिलिस्तीन का क्या इतिहास है, एक अलग मुद्दा है, इस पे कभी अलग से चर्चा करेंगे। आज अगर इस मुद्दे पे चर्चा करने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमें केवल मुख्य मुख्य मुद्दे समझने। अब इजराइल बना कैसे, तो देखिएगा, जूश जिन्हें हम यहूदी कहते हैं वो यूरोप के अलग अलग हिस्सों में रहते थे, और इनका कनेक्शन ये जो वर्तमान इजराइल और फिलिस्तीन है, यहां जेरूशलेम है, इससे जुड़ता है। इस कहानी में फिर हिटलर भी आता है, होलोकॉस्ट का नाम आपने सुना होगा। तो ये पूरे यूरोप से जितने भी जूस थे प्रताड़ित होकर इनको लगता है कि हमें हमारी एक होमलैंड मिलनी चाहिए। तो ये सब कवायद हुई। इसके पीछे ब्रिटेन का क्या रोल रहा, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, बाद में बात करेंगे। तो 1948 में इजराइल का फाउंडेशन हो जाता है, ठीक है। 1948 में इजराइल की स्थापना मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट थी। हॉलोकॉस्ट के बाद यूनाइटेड नेशंस ने जूइश होमलैंड का समर्थन किया, लेकिन अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। पूरा एक क्षेत्र और बीच में आप एक देश बना रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है विरोध होगा। होलोकॉस्ट, उस पे बात करते हैं, इस नक्शे पर पहले इस नक्शे को देख लेते हैं। देखो, इजराइल पे बात करते हैं। ये जो आपको सर्कल में नजर आ रहा है ये इजराइल, ये देखिए, इराक है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है, सीरिया है, लेबनान है, ये ईरान हो गया। तो ये पूरे इजिप्ट देखिए, इजिप्ट की बाउंड्री देखिए किस तरीके से स्ट्रेट लाइन से बाउंड्रीज बनी हुई। इस पूरे रीजन में विरोध हुआ कि यहां पे जूइश को क्यों बसाया गया। इनकी बड़ी भूमिका, होलोकॉस्ट अलग से वीडियो देखेंगे, अलग से बात करेंगे। होलोकॉस्ट क्या रहा, कितने ज्यूज को एक साथ मारा गया, गैस चैम्बर्स क्या थे, ये अलग मुद्दा है, अलग से बात करेंगे। चलिए, तो इजराइल की स्थापना होगी। इसके बाद इजराइल ने कई युद्ध लड़े, क्योंकि इजराइल को ये पता था, ज्यूज को ये पता था कि हम जहां पर अब बस रहे हैं चारों तरफ हमारा विरोध हो रहा है,
और हमें अगर यहां जमे रहना है तो अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। तो इजराइल ने काफी युद्ध लड़े, मोसाद का नाम काफी इसमें फेमसली लिया जाता है, बात करेंगे इस पे भी। कौन से युद्ध लड़े देखिएगा, 1948 अरब इजराइल वॉर, 1967 में सिक्स डे वॉर, 1973 में योम किपुर वॉर। और इन सभी वॉर्स में इजराइल ने एक तरफा जीत हासिल की और मिडिल ईस्ट में स्थायी तौर पर आकर जम गए। काफी वॉर्स हुई, तो ये भी एक बड़ा रीजन है मिडिल ईस्ट में अशांति रही। अब थोड़ा और बात करते हैं। 1973 में ऑयल क्राइसिस एंड पेट्रो डॉलर सिस्टम आया। भाई इजराइल भी बन गया, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को भी अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, शिया सुन्नी का विवाद चल ही रहा था और बहुत सी घटनाएं घट ही रही थी। ईरान में रिजीम भी चेंज हो चुकी थी, शाह को छोड़कर देश छोड़कर आना पड़ा, शाह के बेटे फिर शाह बने। बीच में ईरान के प्रधानमंत्री का तख्ता पलट कैसे हुआ, अभी आएंगे इन मुद्दों पर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये समझिएगा, द 1973 ऑयल क्राइसिस एंड पेट्रो डॉलर सिस्टम, अभी तो हम मिडिल ईस्ट पे ही बात कर रहे हैं। 1973 में अरब देशों ने इजराइल का समर्थन करने वाले पश्चिमी देशों को तेल देना बंद कर दिया कि भाई जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अगर तुम इजराइल को सपोर्ट करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, तो हम तुम्हें तेल नहीं देंगे। इसे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस 4 गुना बढ़ गई। अमेरिका ने तुरंत एक रणनीतिक कदम उठाया। 1974 में यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यूएस और सऊदी अरेबिया आपको काफी नजदीक नजर आएंगे। और इसी वजह से जब ईरान और यूएसए का टेंशन चल रहा था तो ईरान ने कुछ मिसाइल सऊदी अरेबिया पे भी दागी। कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त है, जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी दुश्मन कोई स्थायी दोस्त नहीं होता। जब जिससे फायदा है वो दोस्त है, जिससे नुकसान है वो दुश्मन है। ये तो खैर हाल की फोटो है, 1973 में की तो फोटो नहीं है, लेकिन खैर ऐसे रेफरेंस के लिए यूज कर ली। वैश्विक तेल व्यापार यूएस डॉलर में होगा, पेट्रो डॉलर, ये समझौता हुआ। सऊदी अरेबिया अपने ऑयल प्रॉफिट्स यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश करेगा, बदले में अमेरिका सऊदी अरेबिया को मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा। और फिर धीरे धीरे सऊदी अरेबिया ने इजराइल को भी मान्यता देनी शुरू कर दी। और यहीं से फिर पेट्रो डॉलर जो ये कॉन्सेप्ट है ये निकल कर आता है। अब चलते हैं ईरान की तरफ। ईरान में क्या हुआ, ईरान में सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ, ईरान के जो वर्तमान सुप्रीम लीडर हैं वो कैसे सुप्रीम लीडर बने, ये सुप्रीम लीडर का मतलब क्या होता है, कैसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इनकी हत्या की, इन तमाम चीजों पर बात करें। द इरानियन रेवोल्यूशन एंड प्रॉक्सी वॉर्स। अब ईरान में रेवोल्यूशन हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, नाम सबने सुना है, ईरान में रेवोल्यूशन हुआ। इसको समझने के लिए ईरान के 100 साल के इतिहास को समझना पड़ेगा। ईरान में राजशाही से लेकर सुप्रीम लीडर तक का सफर और वर्तमान पावर वैक्यूम, इन सबको समझना पड़ेगा। ईरान बिफोर द रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन से पहले ईरान था, कैसा था, वेस्टर्न कल्चर इतना हावी क्यों था, रीजन क्या हुआ, और रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ। तो समझते हैं द ईरान पावर शिफ्ट को। 100 साल की बात करेंगे। ईरान में पावर शिफ्ट कैसे हुआ यह समझना जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली 4 चीजें बदली ईरान में। सबसे पहले अगर आप देखें तो ईरान में कजार राजशाही का शासन था, जो कजार आप डायनेस्टी मान लीजिए, कजार डायनेस्टी का शासन था। लेकिन 1905 से 1911 के बीच लोगों ने कजार राजशाही के खिलाफ विद्रोह किया और ईरान में पहली बार संसद भी बनी जिसे मजलिस कहा गया। ये ध्यान रखिएगा, कजार राजशाही के खिलाफ विद्रोह हुआ। शाह पहलवी बाद में आएंगे, उन पे भी बात करेंगे।
और क्या बना? ईरान में मजलिस बनी संसद। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। यानी कि ठीक है, राजतंत्र भी है, लेकिन धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर ये बढ़ने लगे। पूर्ण रूप से लोकतंत्र तो नहीं आया, मगर कोशिश यही थी कि लोकतंत्र लाया जाए। इसके बाद देखिएगा, रजा शाह का उदय होता है 1925 में। अब रजा शाह भी आपको दो देखने को मिलेंगे। वर्तमान में जो इनकी परिवार के जो तीसरे मेंबर हैं, यूएसए में जो रहते हैं, उन पे भी बात करेंगे। सुनिएगा ध्यान से। रजा शाह का उदय, रेजा शाह पहलवी ने सत्ता संभाली और पहलवी वंश की स्थापना की। यानी ये जो कजार राजशाही थी, इसका दमन किया और इन्होंने पहलवी वंश की स्थापना की। रजा पहलवी ने, इन्होंने देश को आधुनिकीकरण, मजबूत सेना और केंद्रीय शासन पर जोर दिया। इन्होंने देश को आधुनिक बनाने की कोशिश की। पश्चिमी विचार ये लेकर आए, कैसे केंद्रीयकरण रखें, किस तरीके से देश को बढ़ाएं, इस पर इन्होंने बल दिया। आगे बात करते हैं। मित्र राष्ट्रों का आक्रमण। अब उस समय अगर आप ध्यान दें, थोड़ा सा कनेक्ट करें बिंदुओं को, तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जो मित्र राष्ट्र हैं, जिसमें सोवियत और बाकी जो मित्र राष्ट्र हैं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ब्रिटेन और सोवियत संघ ने ईरान पर हमला किया। सोवियत संघ के लिए ईरान काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ईरान की जो बाउंड्रीज हैं वो सोवियत संघ से टच होती है। तो इनको लगा कि इससे पहले कि ये सरक जाएं या फिर कहीं और किसी और पक्ष में चले जाएं, इन पे कंट्रोल करो। उन्होंने रजा शाह को पद छोड़ने पर मजबूर किया और उनके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी को शाह बना दिया। रजा शाह को पद छुड़वाया कि भाई चलो आप तो जाओ अब यहां से, और उनके जो बेटे हैं मोहम्मद रजा पहलवी, ये बन गए फिर ईरान के अगले राजा। अब मोहम्मद रजा पहलवी जो हैं, वो बेसिकली यूएसए या फिर यूरोपियन कंट्रीज में पले बड़े हैं, यूरोपियन ख्यालात के थे। तो इन्होंने पूरी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए, इनका फेवर लेना शुरू कर दिया। अपने तेल पर अधिकार भी यूएसए को दे दिया। अब ये बात ईरान को पसंद नहीं आई। राजा है अपनी जगह, ठीक, लेकिन आप हमारे रिसोर्सेस किसी दूसरे देश के हवाले कैसे कर सकते हैं? तो इन सभी को लेकर मोसदेक और तेल का राष्ट्रीयकरण, इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। मोसदेक ईरान के प्रधानमंत्री, राजा अलग, प्रधानमंत्री अलग। मोसदेक को लगा कि अपने देश के रिसोर्सेस हम किसी और को क्यों दे रहे हैं भाई। तो इन्होंने जो तेल कंपनियां थी, उनका राष्ट्रीयकरण शुरू कर दिया कि अब किसी बाहरी देश का अधिकार हमारे तेल पर नहीं होगा। और जब कोई तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करे तो ब्रिटेन को कैसे बर्दाश्त हो जाए। ब्रिटेन और यूएसए ने मिलकर इन्हें ही हटाने की योजना बना ली और इनके खिलाफ एक कू होता है। सुनिएगा ध्यान से, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट। सीआईए यूके तख्ता पलट। सीआईए जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है और यूके की खुफिया एजेंसी, इन दोनों खुफिया एजेंसियों ने मिलकर 1953 में ईरान कू किया। इसके बाद सीआईए और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन एजैक्स के तहत ये जो प्रधानमंत्री थे, जो राष्ट्रीयकरण चाहते थे, इनको ही तख्त से हटा दिया। यही विडंबना है जनता की कि जनता रूमर्स में आ जाती है और नहीं समझ पाती कि हमारा भला बुरा कहां हो रहा है, और थोड़ी सी हवा बदलती है और चीजें बदल जाती हैं। तो इस तरीके से घटनाक्रम हुआ और ऑपरेशन का नाम ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन एजैक्स। और प्रधानमंत्री जो थे मोसदेक, इनको अपने पद से हटना पड़ा। और जो शाह थे, जो कि ब्रिटेन के, यूएसए के करीबी थे, शाह की ताकत फिर बढ़ी। प्रधानमंत्री को तख्त से हटा दिया गया, शाह की ताकत को फिर से
बढ़ाया गया और शाह की ताकत फिर से बढ़ी तो शाह ने फिर से वही नीतियां अपनानी शुरू की। नो डाउट इनके शासनकाल में ईरान में बहुत प्रोग्रेस हुई। इनके शासनकाल में ईरान की महिलाओं को बहुत आजादी मिली, उन्हें ड्राइव करने की आजादी थी, उन्हें स्विम करने की आजादी थी, उन्हें जॉब करने की आजादी थी, कपड़े पहनने की, कैसे कपड़े पहनने हैं, छोटे कपड़े बड़े कपड़े, इसकी आजादी थी। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये विकास तो बहुत करना चाहते थे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उस रीजन की, उसको ठीक से भांप नहीं पाए, उसको ठीक से समझ नहीं पाए। शाह का सत्तावादी शासन 1953 से 1979, शाह ने व्हाइट रेवोल्यूशन के तहत कई आधुनिकरण सुधार किए, लेकिन राजनीतिक दमन और असमानता के कारण जनता में असंतोष बढ़ने लगा इनके खिलाफ। और फिर 1979 में हुआ ईरानियन रेवोल्यूशन। अक्सर हम केवल ईरानियन रेवोल्यूशन तक ही पढ़ते हैं और इसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि चीजें कैसे काम करती हैं। हमें एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए कि कौन विलन है, किसे हम विलन बना रहे हैं, कौन हीरो है। अब ईरान की आम जनता की क्या गलती? ईरान की आम जनता के साथ किस तरीके से शतरंज खेला गया, आप वो समझिए। इसमें ब्रिटेन का क्या रोल था, इसमें यूएसए का क्या रोल था, इसमें इस रेवोल्यूशन का क्या रोल था, प्रधानमंत्री का क्या रोल था, पहलवी जो शाह थे उनका क्या रोल था। पिस्ती हमेशा जनता है। तो देखते हैं द ईरानियन रेवोल्यूशन 1979। इनको सभी जानते हैं। इनके ही लीडरशिप में 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन होता है। सुनिएगा ध्यान से। आयतुल्ला रुहुल्ला खोमेनी पहले सुप्रीम लीडर बनते हैं ईरान के। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। आयतुल्ला रुहुल्ला खोमेनी ने नेतृत्व में मोनार्की को खत्म कर दिया। मोनार्की यानी जो राजशाही थी उसे खत्म कर दिया गया। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, यानी गणतंत्र तो है लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक है। इसके बाद क्या हुआ? अमेरिका से दूरियां बढ़ी। आज जो अमेरिका ईरान इतना दूर है, एक दूसरे का दुश्मन है, ये हमेशा से नहीं थे। इसके बाद से अमेरिका से दूरियां बढ़नी शुरू हुई और इन्होंने अमेरिका को ग्रेट संतन कहा, इजराइल को इलेजिटिमेट स्टेट घोषित कर दिया। इजराइल तो सर इलेजिटिमेट स्टेट। ईरान कभी भी इजराइल को मान्यता नहीं देना चाहता। अब केवल ईरान और यूएसए के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था ऐसा नहीं, रीजनल पॉलिटिक्स भी बहुत अजीब थी। अब चूंकि यूएसए जो है वो एक तरीके से सऊदी अरब को सपोर्ट दे रहा था, मिलिट्री सपोर्ट दे रहा था। यूएसए के बहुत से मिलिट्री बेसेस सऊदी अरब में आपको देखने को मिलेंगे। तो सऊदी अरब के साथ भी ईरान का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा। सऊदी अरब वर्सेस ईरान कोल्ड वॉर को समझने की कोशिश करते हैं, एक एक बिंदु को समझते हैं। मिडिल ईस्ट में एक और महत्वपूर्ण राइवलरी है सऊदी अरबिया वर्सेस ईरान। ये राइवलरी 3 स्तरों पर है। रिलीजियस, चूंकि ईरान शिया लीडरशिप है और सऊदी अरब सुन्नी, तो शिया सुन्नी जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, एक तो वो बड़ा कारण है सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो राइवलरी है उसका। पॉलिटिकल, ईरान एंटी वेस्टर्न है, यानी पश्चिमी देशों के खिलाफ रहा ईरान हमेशा। 1979 के बाद, उससे पहले ठीक है था पक्ष में, उसके बाद खिलाफ रहा। जबकि सऊदी अरब जो है वो प्रो यूएस है और मोनार्की है वहां पे। और इसके अलावा दोनों ही देश अपनी रीजनल पावर भी बढ़ाना चाहते हैं। तो आप यूं मानकर चलिएगा, ईरान और इजराइल का भी कॉन्फ्लिक्ट है, ईरान और यूएसए का भी कॉन्फ्लिक्ट है, ईरान और सऊदी अरब का भी कॉन्फ्लिक्ट है। मिडिल ईस्ट की सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ईरान ने अपनी क्षेत्रीय ताकत बढ़ाने के लिए भी कुछ स्ट्रेटजीज तैयार की। ईरान को लगा सीधा सीधा युद्ध में अगर गए तो हमारे उभरते हुए देश के लिए दिक्कत होगी। हमारा जो न्यूक्लियर
सपना है वो शायद गड़बड़ हो सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर भी काफ़ी न्यूज़ आती रही है कि ईरान ने यूरेनियम को इतना परसेंट एनरिच कर लिया है। इस पे अलग से कभी बात करेंगे। तो ईरान को लगा कि सीधा सीधा हमें नहीं टकराना चाहिए, तो प्रॉक्सी वॉर यूज किया, ईरान प्रॉक्सी नेटवर्क। और ऐसा दावा किया जाता है, अगर आप वेस्टर्न मीडिया की बात करें, तो ईरान ने डायरेक्ट वॉर्स की बजाय प्रॉक्सी स्ट्रेटजी अपनाई। ईरान ने कई ग्रुप्स को सपोर्ट किया, जैसे हिजबुल्ला, हमास, हौतीज, शिया मिलिटेंट्स, इन सब को ईरान का सपोर्ट मिला। अब हमास के बारे में तो आप जानते हैं, जो गाजा पट्टी है जहां पर इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो ईरान ने एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर शुरू की। अब बात करते हैं ईरान और इजराइल के बीच में क्या समस्या है सर। ईरान और सऊदी अरब की समस्या हो गई, ईरान और यूएसए की समस्या हो गई। ईरान और इजराइल के बीच में क्या समस्या है, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको असैसिनेट करने में इजराइल का ही हाथ है। इजराइल के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट माना जाता है। इजराइल चूंकि मिडल ईस्ट में एक बहुत छोटा सा देश है, इजराइल को ये लगता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर पावर अचीव कर ली तो ये इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। तो इस वजह से ईरान और इजराइल के बीच में बड़ी टेंशन है। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर हो, क्योंकि फिर इजराइल को चैलेंज मिलेगा सीधा सीधा। ईरान न्यूक्लियर डील, JCPOA। ईरान चूंकि न्यूक्लियर पावर बनने की ओर है, यूरेनियम को एनरिच किया जा रहा है। आपने कुछ दिन पहले भी न्यूज़ सुनी होगी कि यूएसए ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पे भी अटैक किया। तो ये बड़ी समस्याएं रही सर। 2015 में ईरान और वर्ल्ड पावर्स के बीच जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ। डील के तहत क्या हुआ कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिटेड करेगा, इंटरनेशनल इंस्पेक्शन अलाउ करेगा और सैंक्शंस हटाए, मतलब ईरान पे फिर सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे। यानी 2015 में ईरान ने कहा कि हाँ ठीक है, हम न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको थोड़ा सा डिले करेंगे। अब्राहम अकॉर्ड्स 2020, अलग अलग चीजें चल रही हैं बीच में, इस पे बात करते हैं। 2020 में इजराइल और कई अरब कंट्रीज के बीच डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन हुआ। इसमें यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान ये सब शामिल थे। ये मिडिल ईस्ट में एंटी ईरान अलाइनमेंट की शुरुआत हुई, यानी 2020 में ईरान के खिलाफ एक तरीके से किलेबंदी की शुरुआत होती है। एंटी ईरान, माफ कीजिएगा। ये कई चीजें हुई जिनकी वजह से डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिले। यूनाइटेड स्टेट्स की स्ट्रेटेजी क्या है, यूएसए क्या चाहता है, तो यूएसए चाहता है कि सर मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल रहे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 3 मुख्य उद्देश्य हैं, इजराइल की सुरक्षा करना, ऑयल सप्लाई प्रोटेक्शन करना और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री डोमिनेंस करना। एक तरीके से अगर आप इसको भी नहीं समझे तो ये मान के चलिएगा कि यूएसए अपनी धाक चाहता है मिडिल ईस्ट में, इजराइल को काफी सपोर्ट करता है। स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स, अब ये सब विवाद चल रहा है, आपने भी खूब सुना होगा, रोज न्यूज आ रही हैं, सुप्रीम लीडर मारे गए हैं, इजराइल ने असैसिनेट किया है। मोसाद का इसमें कितना बड़ा रोल है, मोसाद कितना कामयाब हुआ, इस पे भी अलग से बात करेंगे। लेकिन अब इन सब का परिणाम क्या होने वाला है, इन सब का बड़ा ही खतरनाक परिणाम आपको देखने को मिलने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये दरअसल गल्फ ऑफ ईरान यानी ईरान की जो खाड़ी है और ओमन की जो खाड़ी है, इसके बीच में एक संकरा रास्ता है और यहीं से होकर क्रूड ऑयल निकलता है, बाकी देशों के लिए जाता है। अब इसको ईरान चौक करने की बात कर रहा है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझें तो ये जो जहाज है ये तेल लेकर जा रही हैं दुनिया भर के लिए। इस पॉइंट को अगर ईरान चौक कर देता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को चौक कर देता है, तो आप सोच के देखिएगा दुनिया की तेल की सप्लाई किस लेवल तक गिर जाएगी और तेल के प्राइसेस किस लेवल तक बढ़ जाएंगे। शायद आपको 200, 300, 500 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिलना शुरू हो जाए।
से थ्रेट से। हालांकि पूरी तरीके से आज तक बंद नहीं किया गया, अब देखो क्या होता है, परिस्थितियां क्या बनती। मिडिल ईस्ट में दो सबसे महत्वपूर्ण मेरीटाइम चेक पॉइंट्स है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई जाता है, बब एल मेंदेब रेड सी जहां से एशिया और यूरोप के बीच ट्रेड होता है। यहां इंस्टेबिलिटी ग्लोबल शिपिंग को प्रभावित कर सकती है। अब इंडिया को भी यूरोप से ट्रेड करना है तो ईरान में जो चाबहार पोर्ट है उसको विकसित कर रहे हैं इंडिया, लेकिन अब ईरान में टेंशन चल रही है। क्या क्या सिचुएशन बन सकती है उस पर बात करते हैं। इंपैक्ट ऑन इंडिया, लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं, इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा इन सब का। तो जो करंट इंपैक्ट है उसका प्रेडिक्शन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन भविष्य में बहुत चीजें बदल जाएंगी। इंपैक्ट ऑन इंडिया पे अगर बात करें तो देखिएगा, मिडिल ईस्ट संकट का भारत पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर दिक्कत आएगी, भाई हमारा जो पूरा पेट्रोल है, जो ऑयल है, वो वहीं से आता है, तो समस्या है। भारत अपनी ऑयल डिमांड का लगभग 85% इंपोर्ट करता है, और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को अगर चौक कर दिया गया तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या हमारे लिए उत्पन्न हो सकती है। तो दुनिया भर में युद्ध कहीं भी हो, आप उस युद्ध में किसी भी खेमे के पक्षधर हो, आप इजराइल के समर्थक हो सकते हैं, आप ईरान के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना चाहिए कि उस युद्ध का प्रभाव हमारे देश पर पड़ता है। इसका प्रभाव हमारे देश पे 100% पड़ेगा। देखते हैं, एक चाबहार पोर्ट है, इसको लेकर भी बड़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी। इंडियन जो मिडिल ईस्ट के लगभग 9 मिलियन इंडियंस काम करते हैं, ट्रेड रूट है इंडिया यूरोप ट्रेड लार्जली मिडिल ईस्ट शिपिंग रूट से ही होता है कि हम यहीं से यूरोप तक पहुंचते हैं, तो बड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, देखिए ये मुंबई से अगर आप यहाँ जाएं, इस तरीके से पहले यूरोप तक पहुंचा जाता था। अब ईरान में जो चाबहार पोर्ट है उसे डेवलप करके इंडिया सीधा यूरोप तक पहुंचना चाह रहा है, लेकिन ये भी दिक्कत कर सकता है। अब भाई ईरान युद्ध में है तो चाबहार पोर्ट और फिर चाइना की एंट्री, वो खैर एक अलग मुद्दा है, उस पर कभी और डिस्कस करेंगे। ये देखिए चाबहार पोर्ट, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स, भारत ईरान में चाबहार पोर्ट विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच, पाकिस्तान को बाईपास करना, चाइना पाकिस्तान जो ग्वादर पोर्ट है वो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाना। और बाद में चाबहार पोर्ट को लेकर भी अलग अलग न्यूज आती रही, मैं उसमें गहराई में नहीं जा रहा क्योंकि फिर इसमें फिर चाइना की भी एंट्री होगी, कई पक्ष होंगे जो इस पूरे सेशन को लंबा कर देंगे। खैर, तो ये इंडिया पर असर है। अगर ये युद्ध लंबा चला तो मान के चलिएगा बड़ी समस्या होगी। युद्ध और लंबा खिंचा तो मान के चलिएगा आप, आज जो पेट्रोल आप 100, 105, 110 रुपए में भरवा रहे हैं, वही पेट्रोल आपको 200, 250 में भरवाना पड़ेगा, और दैनिक जीवन पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो ये आज का डिस्कशन था। आज के डिस्कशन में हमने बहुत ज्यादा गहराई से किसी पक्ष पे नहीं गए, हम बहुत डिटेल में अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बात कर लेंगे। आप किसी भी पक्ष के हो सकते हैं, लेकिन जब आपको जियोपॉलिटिक्स समझनी हो तो आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। जितना न्यूट्रल होके आप जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे उतनी जियोपॉलिटिक्स ज्यादा समझ में आएगी। बायस्ड हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। किसी भी धड़े को समर्थन करते हो, लेकिन आप जब जियोपॉलिटिक्स समझने बैठे तो न्यूट्रल होके बैठे। चलिए, ये आज का सेशन रहा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और सेशन के साथ और जियोपॉलिटिक्स के किसी नए पॉइंट के साथ। धन्यवाद।